सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा पंजाब राज्य की। तो पंजाब ये भारत का भी पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। तो इसमें क्या होगा, तो जो लोग सुन नहीं पाते उन्हें भी सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। जो कार्रवाई होगी सांकेतिक भाषा में वो भी रिप्रेजेंट की जाएगी ताकि वो लोग भी समझ पाए, और ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। अच्छा, सांकेतिक भाषा दिवस भी एक होता है, साइन लैंग्वेज डे जिसे आप कहते हो, याद रखना ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलतार सिंह संधवान है। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊं तो तेगबीर सिंह ये पंजाब के 5 साल के बच्चे हैं। अभी माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई ये बने थे। आरंभ कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन निश्चय अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल पंजाब में, उसको पंजाब ने जीता था उत्तर प्रदेश को हरा के। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना था पंजाब। दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था पंजाब ने। शी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया था पंजाब ने। इसका उद्देश्य था पंजाब में वुमेन्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत भी शुरू किया था और अभी होला मोहल्ला त्योहार भी यहाँ पे मनाया गया था। ठीक है, तो पंजाब से ये संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, अभी उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए अमरावती में उनकी किनकी पोट्टी श्री रामुलु इनकी 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छा, 58 फुट ऊंची ही क्यों होगी? इसकी हाइट 58 फुट ही क्यों होगी 58 फुट? क्योंकि उनकी 58 दिनों की भूख हड़ताल के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और आपको बता दूं ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पोट्टी श्री रामुलु ने 1992 में 1952 में किस राज्य के गठन को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कब हुई थी? भाषाई आधार पर इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। यहाँ भाषी लोग रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट में आपको अलग से बता दूं, याद रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956 के तहत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को जोड़ करके आंध्र प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1956 में, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। और फिर आपको पता ही है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है, वो है तेलंगाना। अच्छा, वैसे स्टैच्यूज वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज में आपको पहले रिवाइज कराऊं तो याद रखना कि इस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित की गई थी। अमेरिका के टेक्सास में 90 फुट ऊंची है। असम में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी जिसका नाम है शौर्य की प्रतिमा। अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी, ये तो ऊपर वाला ही प्रश्न है। लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब वैसे बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की थी तो आंध्र प्रदेश भी चलता हूं मैं आपको लेकर के। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हो गए। गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पक्षी काला हिरण है। पक्षी है तोता। पुष्प है चमेली। वृक्ष है अशोक का। भाषा है तेलुगु। उसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। और याद रखना कुचिपुड़ी नृत्य ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। बेगमपेट हवाई अड्डा आपको यहीं पर मिलेगा। और एक पुल्लिकट झील याद रखना, कोल्लेरू झील याद रखना। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊं यहाँ से। तो अभी 2025 वाले देखो कि अभी मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में।
और फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। पुलिकट लेक मैंने आपको बताया यहीं पर है। और इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी मना मित्रा नाम से एक चैटबॉट सुविधा भी शुरू की थी। और ऋषिकोंडा बीच कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। अभी न्यूज पे क्यों था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो इसको मिला हुआ था, और आंध्र प्रदेश का एकमात्र बीच था जिसके पास ये सर्टिफिकेट था, लेकिन अभी ये टैग इसे वापस ले लिया गया था। तो ये न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व जल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है ग्लेशियर संरक्षण। इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। पहली बार इस दिन को 1993 में मनाया गया था। और ग्लेशियर से आपको याद आएगा, हम ग्लेशियर से संबंधित एक और दिवस मना रहे हैं, ग्लेशियर कंजर्वेशन डे। कब? 21 मार्च को। वो अभी सब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक और दिवस याद रखना, 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों होता है। अच्छा, जल से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आपको बताया हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है, 2030 तक पूरे करने हैं। आप मुझे बताओ कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा। आप में से अगर कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको याद करना जरूरी है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है पूरे यूट्यूब में। इससे बेस्ट वीडियो इस टॉपिक पे तो आपको नहीं मिलेगा, तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। ऊपर मैंने लिंक लगा दिया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, या सिंपल सर्च मार लेना क्रिक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब डे वाला प्रश्न है। चलो, मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस जो कि मार्च के दूसरे मंडे को था, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और एक नया दिवस की घोषणा हुई कि 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस होप डे के रूप में मनाएंगे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 मार्च को ही ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और अभी 21 मार्च को हमने 3-4 दिवस मनाए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड सिंड्रोम डे, ये ग्लेशियर डे, कविता दिवस और कठपुतली दिवस। तो ये मार्च में अभी तक इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इन सबको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गो आई बीबो इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। तो ऑनलाइन ट्रेवलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, नाम है गो आई बीबो, और इसी ने अभी ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अभी इस कंपनी ने एक प्रचार अभियान शुरू किया है जिसमें सुनील गावस्कर भी होंगे और ऋषभ पंत भी होंगे। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है कुछ, चलो नाम मैं आपको बताता हूं जो हाल ही में हमने देखे ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक तो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे थियो जेम्स। प्यूमा इंडिया में अभी 2 क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बने थे, भारतीय क्रिकेटर है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया था आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक है। और श्री राम फाइनेंस के राहुल द्रविड़ बने थे, एक ग्लोबल एम्बेसडर बने थे एक डेनिम ब्रांड है लेविस। कौन? दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की बनी थी विद्या बालन। फ्रांस की एक कंपनी है नारिका, उसने बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे? साइना नेहवाल को, बैडमिंटन प्लेयर है। ये कंपनी भारत का एकमात्र जर्मन लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट बनाती है। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णमाचार्य श्रीकांत को। फिट इंडिया आइकॉन बने थे आयुष्मान खुराना, और स्केचर्स फुटवेयर ब्रांड है अमेरिका का, उसने बनाया था जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से अभी 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया?
तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो अभी साउथ अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर के दुनिया का सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। ये 12,900 किलोमीटर तक फैला है। मतलब इसे आप ऐसे समझो, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो गया और साउथ अफ्रीका नीचे नीचे आपको मिलेगा, और इधर ऊपर चाइना हो गया, और यहाँ पे ऊपर कहीं क्वांटम सैटेलाइट है। और इस क्वांटम सैटेलाइट से ही ये दोनों देश आपस में कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एंटीने लगे हुए हैं नीचे धरती पे, और इस सैटेलाइट के थ्रू ये दोनों कनेक्ट हुए हैं। तो इनकी दूरी देखी जाएगी तो लगभग 12,900 किलोमीटर है। तभी हमने कहा कि ये दुनिया का सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट है। मतलब ये क्वांटम सैटेलाइट से लिंक हो गए दोनों के दोनों देश, और ये अल्ट्रा सिक्योर है। अल्ट्रा सिक्योर मतलब इस प्रोसेस में जो भी जानकारी आप भेजोगे वो सिक्योर रहेगी, मतलब उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता है। और इसमें जिस क्वांटम सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है जिनॉन 1। तो क्वांटम सैटेलाइट की यही खास बात होती है कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जो जा रही है उसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, कोई भी रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई जो इस प्रश्न में कहा गया, मैंने आपको समझा दिया सिंपल भाषा में। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम सैटेलाइट संचार लिंक भी है, कम्युनिकेशन लिंक। अब यहाँ पे क्वांटम की हम बात कर रहे हैं, तो क्वांटम से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने अलग अलग करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। तो वो सारे प्रश्न एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करा दूं। देखो, आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित अभी दुनिया का पहला क्वांटम चिप ये तैयार किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल ने भी अभी विलो नाम से क्वांटम चिप लॉन्च किया था। और भारत ने अपनी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दी? 19 अप्रैल 2023 को। और ये 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। और इसके लिए बजट कितना रखा गया? 6,003.65 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक सेक्टर में अग्रणी देश बनाना। किसने अभी अपना 1,000 क्यूबिट क्वांटम चिप कॉन्डोर को लॉन्च किया? IBM ने। वर्ल्ड क्वांटम डे भी होता है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये क्वांटम से संबंधित अलग अलग दिनों में आपने प्रश्न पढ़े होंगे, हमने यहाँ पे एक साथ रिवाइज कर लिए। अब बाकी यहाँ पे चीन की बात है तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग होती है। देखो यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और क्या प्रश्न बनेंगे चाइना से? कुछ करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी याद रखना कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार ये चाइना में खोजा गया। पहला या सबसे बड़ा भंडार तो चिली देश में है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनी है चाइना में, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया पनामा। चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? ईस्ट है। क्यों न्यूज में था? अभी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन करा था इसने 1000 प्लस सेकंड के लिए। अभी 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 होंगे चीन के हार्बिन शहर में, और उसका मैस्कॉट शुभंकर है बिन बिन और निनी। और अभी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया था चाइना ने। चौथे बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 जो भी चीन में हुए थे उसको इंडोनेशिया ने जीत लिया, चाइना को हराया। अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2025 को लियू जियाकुन ने जीता है। चाइना के हैं, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। चीन ने 5,000 किलोमीटर क्षमता वाला लेपार रडार अभी तैनात किया, कहां पे? म्यांमार में। ये सब बातें चाइना से संबंधित करंट अफेयर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना कि भारत और चीन की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? जैसे भारत पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उसी तरह से भारत चीन के बीच की को क्या कहते हैं, ये आप बताएं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी इसरो ने 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है। इनके नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मतलब इनके नाम विक्रम साराभाई और कल्पना चावला के सम्मान में उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। और इनका उपयोग अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। आप कह दीजिए कि इनके उपयोग से रॉकेट के नेविगेशन में, उसको कंट्रोलिंग में मदद मिलेगी। और ये दोनों के दोनों 32 बिट के प्रोसेसर है, और ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अब इसरो ने इनको तैयार किया, तो इसरो के बारे में जानते हैं। देखो, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु हो गया। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के अध्यक्ष है। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके अलावा आप जानते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे।
उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण 1966 में मिला और पद्म विभूषण 1972 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसरो के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? सतीश धवन जी का, जो तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे, और सबसे कम कार्यकाल एमजी के मेनन का था 9 महीने का, वो दूसरे नंबर के अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे बुक वाला प्रश्न है, अभी हाल ही में लॉन्च मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। तो 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप में गोल्ड जीता था। तो उस बात को आप देखोगे अभी 2025 में पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो उस बात के लिए हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं उस वर्ल्ड कप की। 50 साल हो गए ना। अच्छा, वो हुआ कहाँ पे था? कोलालंपुर मलेशिया में हुआ था। उसमें भारत विजेता रहा था। भारत ने हराया किसको था? पाकिस्तान को। तो उसी के बारे में ये बुक है, उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। किसने लिखा है? बुक का नाम याद रखना, एक तो मार्च ऑफ ग्लोरी है, लिखा है 2 जनों ने, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। और हाँ, इसी बात से आपको याद आना चाहिए, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 1975 में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था, तो अभी उस टीम को हॉकी इंडिया ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। उस टीम का नेतृत्व किया था अजीत पाल सिंह ने। अभी जो हॉकी इंडिया ने जो अवार्ड्स दिए थे, उसका एक सेपरेट अलग से मैंने वीडियो भी आपको बना करके दिया था, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो भैया देख जरूर लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और कौन सा प्रश्न आ जाए ये हम नहीं कह सकते। तो पूरा वीडियो मैंने अलग से बना कर दिया था आपको। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो आ जाओ, कुछ बुक्स में आपको रिवाइज करवा दूं। पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था। उनका नाम है, मतलब बुक का नाम है हार्ट लैम्प, और इसे दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और 2024 का आपको पता है बुकर पुरस्कार ये जीता था किसने? सामंता हार्वे ने इंग्लैंड की है, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 को जीता था जेनी अर्पेनबेग ने, जर्मनी की लेखिका है, उनके उपन्यास का नाम है काइरोस। अभी आईएमएस सोल्जर्स वाइफ को लिखा है गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई थी, उसका नाम दिया सलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक बाईएनियल अभी हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, उसका नाम सशक्त भारत है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये बुक का नाम है, इसको लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और एक और बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरीज, को पीएस रमन ने लिखा है। चेन्नई सुपर किंग के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली बुक्स मैंने अभी आपको रिवाइज कराई। अच्छा, ये 2 प्रश्न और मैंने लिख दिए हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिंदी का जो पहला न्यूज़पेपर है उसका नाम उद्दंड मार्तंड है, उसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता से। और भारत का पहला न्यूज़पेपर अगर पूछेंगे तो वो बंगाल गजट था, उसको आयरलैंड के एक व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने प्रकाशित किया था 1780 में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। रेमिटेंस मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जैसे कि यूं समझो कि आप भारत में रहते हो लेकिन नौकरी करने आप अमेरिका चले गए, आपका परिवार तो भारत में रहता है, तो आप जो भी कमाई करते हो उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार वालों को भी भेजते हो। तो विदेश से जो पैसा आप कमा करके, या भारतीय जो विदेशों से पैसा कमा करके भारत में जो भेज रहे हैं, विदेशों से जो पैसा भारत में आ रहा है, वो कहलाएगा रेमिटेंस। तो इस मामले में आप जानते हो भारत पहले स्थान पे है ही सही, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने अभी एक डेटा जारी किया, उसमें बताया कि जो रेमिटेंस में तो भारत पहले स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आ रहा है? वो अमेरिका से आ रहा है। और किस वित्त वर्ष की ये बात हो रही है? 2023-24 की आरबीआई के अनुसार है। तो ध्यान रखना कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रेमिटेंस धन प्रेषण का सबसे बड़ा सोर्स ही अमेरिका है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर 100 रुपए आता है, भारत में 100 रुपए रेमिटेंस आया सभी देशों से, तो उन 100 रुपए में से 27.7 रुपए ये अमेरिका से आए हुए हैं। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। और अगर बात करें कि भारत में किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया, तो वो आया है महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पे केरल। तो ये इस तरह का डेटा जारी किया भी आरबीआई ने। तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है।
राष्ट्रकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा है, 26 नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है। अब आरबीआई से भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा दूं। आरबीआई ने अभी यूएलआई को लॉन्च करने की घोषणा की। यूएलआई मतलब याद रखना फुल फॉर्म, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, अभी तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, तो अभी शक्तिकांत दास को शीर्ष सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया था A+ रेटिंग के साथ। सॉवरेन वेल्थ एंड फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में भारत आरबीआई जो है 12वें स्थान पे था। टॉप पे अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नए सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका मैगजीन ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर बताया था शक्तिकांत दास को। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया? 6.50 से घटा के 6.25 कर दिया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 ये 24 से लेकर 28 फरवरी तक मनाया। थीम थी वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। और अभी आरबीआई को यूके लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी मिला था। क्यों? इसका जो 2 इनिशिएटिव है, प्रवाह और सारथी, उसके लिए। प्रवाह की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी मनाया था 10 से लेकर 16 मार्च तक, जिसकी थीम थी इंडिया पेज डिजिटली। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मैंने आपको बताई दिया। तो ये सब बातें आरबीआई से करंट अफेयर्स जो तुझसे मैंने आपको रिवाइज करा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, और इसी ने अपने नए क्लाउड प्लेटफॉर्म वायु को अभी लॉन्च किया है। इसे उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके कुछ फीचर्स इन्होंने स्पेशल बताए, जैसे कि ये एआई बेस्ड है और इसे 30% तक लागत भी कम होगी, ये ज्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी ज्यादा देगा ये। तो ये सब चीजें हैं। तो वायु इसका नाम है, ये आप ध्यान रखना। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, स्थापना होती है 1989 में, मुंबई में मुख्यालय है, और एमडी सीईओ अभी अमूर लक्ष्मी नारायणन है। देखो बात यहाँ पे एआई की हो रही है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, एआई से संबंधित अभी कुछ करंट अफेयर्स में प्रश्न आए थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अभी जेटसन ओरिन नाम से एक नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया ने। डीपसीक एआई, ये चाइना का एआई चैटबॉट है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना यूके। और 2025 में जो एआई समिट हुई थी, अभी एआई एक्शन समिट पेरिस में हुई थी, 3रा एडिशन था। अगला होस्ट करेगा भारत। एआई मॉडल है मैग्मा, इसका अनावरण किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोष को लॉन्च किया था। और इंडिया एआई मिशन जो कि मार्च 2024 में शुरू हुआ, इसके लिए बजट रखा गया है कितना? 10,371.92 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए, ये भी याद रखना। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित एक प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया था। तो ये सब एआई से संबंधित प्रश्न हो गए। और आप जानते हो एआई के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है, जिन्हें 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनिब्रॉग सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विजय शंकर को। तो अभी विजय शंकर जो कि सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन है, और अभी इन्हें डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग सम्मान से सम्मानित किया है। तो उनको ये सम्मान भारत डेनमार्क के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन होती है, करेंसी है डेनिश क्रोन, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। अब अवार्ड वाला प्रश्न था ये। चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। और ये जो अवार्ड्स वाली लिस्ट है ना, ये 2025 वाली नहीं है, ये 2024 के लास्ट के महीनों से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर
किस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन को। हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको भी मिला था ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर दुन अमेरिकी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने अभी वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। अभी इनके बाद तो वी नारायणन आ गए 11वें नंबर पे। और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 मिला मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया। एग्जाम में प्रश्न आया था ये सम्मान देता कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। दिया गया अभी रघुपति भट्ट को। विभव तालुकदार, इन्हें अभी IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद देती है। 2 जनों को दिया गया था, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस को, वेनेजुएला से है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था विक्टोरिया केयर तिलविग ने, ये डेनमार्क से हैं। ये प्रश्न आया था एग्जाम में, इनके देश का नाम पूछा था, तो डेनमार्क याद रखना, ठीक है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस, जैसे अभी हमने थ्योरी पढ़ ली ना, अब इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए मैंने टेस्ट लगा दिया है, क्विज तैयार कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और वहीं पे इनकी डिटेल PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा क्रिस्टी कॉवेंट्री। और याद रखना ये 10वें नंबर की है, मतलब महिलाओं में तो पहली है और टोटल 10वें नंबर की है। फिर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? रामवी सुतार को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अभी 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेन सिंगल जीता है शी यू क्यू ने, चाइना के हैं। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जीता है गुंटूर ब्लॉशेल ने, वियना के हैं। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार ये कहाँ पे खोजा गया? फ्रांस में। 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या कितनी हो गई है? 392। बुक है टू द सेवेंथ जनरेशन, किसने लिखा? डॉक्टर VI मथन ने। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। उसके अलावा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो भिवंडी में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था फेंगल, उसका नाम किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।